जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सीडीपी यानी बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो आज का टॉपिक है विकास, विकास के नियम, विकास का सिद्धांत, विकास की अवस्थाएं जैसे बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। ये सारी अवस्थाओं के बारे में हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विकास क्या है। तो विकास से तात्पर्य है संपूर्ण रूप, आकार, गुण एवं व्यवहार में परिवर्तन। अर्थात विकास विभिन्न प्रकार की अभिवृद्धियों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि का योग यानी संगठन है। विकास जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक का योग है। वही है विकास क्या है। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला देखिए, विकास संख्यात्मक एवं मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू का सूचक है। विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। विकास का क्षेत्र व्यापक है। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, याद रखिएगा। वहीं व्यक्ति के व्यवहार में नित्य प्रति होने वाले परिवर्तनों में विकास को देखा जा सकता है। फिर है अभिवृद्धि एवं विकास आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया है, जो वंशक्रम तथा वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है, याद रखिएगा। अब है विकास का प्रकार। देखिए विकास का प्रकार, तो गेशल के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में एक प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और जिससे व्यक्ति की कुशलताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि होती है। किसने कहा था? गेशल ने। क्या कहा था? कि विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में एक प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति की कुशलताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि होती है, अर्थात गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, तो देखिए अभिवृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक परिवर्तन से, जबकि विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है। ठीक है, चलिए। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से, और विकास शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, संवेगात्मक भी है और व्यवहारिक परिवर्तन से भी है। अगला है अभिवृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक पक्ष को व्यक्त करती है, जबकि विकास व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों का योग है, याद रखिएगा। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, जबकि विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। अभिवृद्धि भौतिक तत्व यानी मूर्त है, जबकि विकास अभौतिक तत्व यानी अमूर्त है। अभिवृद्धि निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। प्रत्येक बालक में अभिवृद्धि समान नहीं होती है, लेकिन विकास के पदों में समानता पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अभिवृद्धि एक आंशिक कारक है, जबकि विकास व्यापक कारक है। अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है, जबकि विकास रूप एवं आकार में परिवर्तन है। अभिवृद्धि से आशय शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। अभिवृद्धि बाहरी तत्व है, जबकि विकास आंतरिक तत्व है। चलिए अब देखेंगे विकास के नियम को। बालकों में होने वाले विकासात्मक परिवर्तन को ठीक ढंग से समझने के लिए शिक्षकों से यह पूर्णतः अपेक्षा है कि वे विकास के नियमों से भली भांति परिचित हो, और इसका सबसे बड़ा लाभ शिक्षकों को यह होता है कि वे बालकों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का मूल्यांकन सही संदर्भ में कर पाते हैं और उनका उचित निर्देशन भी कर पाते हैं। वही है विकास के मुख्यतः नियम क्या क्या हैं। तो विकास में परिवर्तन होता है, अर्थात गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होते हैं, अर्थात जिनके बारे में आसानी से पूर्वकथन किया जा सकता है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है और विकास पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं और विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयां होती हैं, अर्थात विकास में संभावित खतरे एवं चुनौतियां होती हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है। विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख समृद्धि एक समान नहीं होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक विकास अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं और स्त्री पुरुष की विकास दरों में अंतर पाया जाता है। ये था विकास का नियम। अब है अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। ये है अभिवृद्धि एवं विकास की अवस्थाएं। कॉल सैनिक के अनुसार 8 अवस्थाएं होती हैं विकास एवं अभिवृद्धि की। पहला है गर्भकालीन अवस्था, जन्म काल तक। दूसरा शैशव काल यानी जन्म से 4 सप्ताह। तीसरा पूर्व के शैशव काल यानी 1 माह से 15 माह तक। चौथा है उत्तर शैशव काल यानी 15 माह से 30 माह तक। पांचवा है पूर्व बाल्यकाल यानी 30 माह से 5 वर्ष तक। छठा है मध्य काल यानी 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। और सातवां है उत्तर बाल्यकाल यानी 9 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आठवां है किशोर अवस्था जो 12 से 21 वर्ष तक होता है। और रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। और हरलॉक के अनुसार 7 अवस्थाएं होती हैं। गर्भकालीन अवस्था जन्म तक, प्रारंभिक शैशव अवस्था जन्म से 2 सप्ताह दिन तक, उत्तर शैशव अवस्था 14 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, पूर्व किशोर अवस्था 11 से 13 वर्ष, प्रारंभिक किशोर अवस्था 13 से 17 वर्ष और उत्तर किशोर अवस्था 17 से 21 वर्ष। वहीं सामान्य अवधारणा के अनुसार 5 अवस्थाएं होती हैं। पूर्व जन्म काल जो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष तक होता है, किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष तक होता है और प्रौढ़ावस्था जो 18 से ऊपर होता है। ठीक है, ये आपका अवस्थाएं थी। हरलॉक के अनुसार बताया, रॉस के अनुसार, फिर कार्लसनी के अनुसार। आप देखेंगे शैशवावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है और सीखने का आदर्श काल इसको कहा जाता है। ठीक है, और खिलौनों की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है और भावी जीवन की आधारशिला यही होती है और अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अतार्किक चिंतन होता है इसमें। अब शैशवावस्था की विशेषताएं। तो देखिए, विकास की विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, गामक, भाषा आदि की दृष्टि से शैशवावस्था की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। क्या क्या? तो शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, कल्पना जगत में विचरण, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोहराने की प्रवृत्ति व अधिक, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, संवेगों का प्रदर्शन क्षणिक रूप से होता है, नैतिक भावना का अभाव होता है, स्वयं केंद्रित बालक होता है, काम प्रवृत्ति यानी सिगमंड फ्राइड के अनुसार होता है, दूसरों पर निर्भरता अधिक होती है। वही है आत्म प्रेम की भावना अधिक होती है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि अधिक होती है, परंतु विषमलिंगी समूह का निर्माण होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। वहीं स्वार्थी व स्वकेंद्रित बालक होता है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित बालक होता है। अपनी संवेदनाओं व सारी क्रियाओं के माध्यम से सीखता है बाल्यावस्था में। शिशुवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। देखिए कुछ विचार भी है यहाँ पे, जैसे जे न्यूमैन के अनुसार 5 साल तक की अवस्था जो होती है, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तब देखिए। हाँ, जे न्यूमैन के अनुसार 5 साल तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सर्वाधिक ग्रहणशील होता है। ठीक है, होती है। और फ्राइड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनाना होता है वह प्रथम 5 वर्षों में बन जाता है, जो कुछ बनना होता है। ठीक है ना। और एडलर के अनुसार जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भावी जीवन में बालक का क्या स्थान होगा। स्ट्रैंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। और गुड एनफ के अनुसार बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में हो जाता है। और वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। जेबी वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है।
चलिए, शिशुवावस्था में विषमलिंगी समूह होता है, याद रखिएगा। शिशुवावस्था में शिक्षा का स्वरूप उचित वातावरण की व्यवस्था करना होता है, उचित व्यवहार एवं जिज्ञासा की संतुष्टि के अवसर उपलब्ध करवाना होता है, वास्तविकता का ज्ञान कराना तथा आत्म प्रदर्शन के अवसर देना होता है। वहीं सामाजिक भावना का विकास करना है, इसमें सामाजिकता का और अच्छी आदतों का निर्माण करना शिशुवावस्था में होता है। ड्राइडन के विचार के अनुसार पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं, उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती हैं। करके सीखने पर सर्वाधिक बल देना होता है इसमें, और ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां पर आधारित शिक्षा प्रदान करना होता है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा वह प्रथम 5 वर्षों में पहचानना और याद करना सीखता है। कहानी, विधि व खेल की विधि पर आधारित शिक्षा देना होता है। रंगीन और सचित्र दृश्य श्रव्य सामग्री का शिक्षण हेतु प्रयोग करना होता है। आगे देखिए, आगे बालावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, ठीक है। और जीवन का अनोखा काल बालावस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा। और वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है ये, और प्रारंभिक विद्यालय की आयु उसी को कहते हैं। समूह की आयु भी कहलाती है, और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल होता है ये, और मूर्त चिंतन की अवस्था है ये, और प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल होता है। मिथ्या परिपक्वता का काल इसी को कहते हैं। और रॉस ने बालावस्था को छद्म परिपक्वता यानी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। फ्राइड के अनुसार बालावस्था जीवन का निर्माण काल तथा नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास के दृष्टिकोण से स्वर्णिम काल है। और किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। वहीं बालावस्था को समूह की आयु कहा जाता है, और कॉल व ब्रूस के अनुसार बालावस्था जीवन का अनोखा काल है। वहीं बालावस्था की विशेषताएं क्या है, तो शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता होती है, मानसिक योग्यता में अधिक वृद्धि होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती रहती है, वास्तविक जगत से संबंध होती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है इसमें, और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, इसलिए इस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं। और सामाजिक गुणों का इसमें विकास होता है, और नैतिक गुणों का इसमें विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें, और सामूहिक खेलों में अभिरुचि अधिक होती है, और निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है इसमें, और समलिंगीय समूह भावना का विकास होता है। अर्थार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगता है इसमें, और खेल में रुचि अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब देखिएगा बढ़िया। देखिए, भाषा के विकास पर बल देना पड़ता है इसमें, करके सीखने पर आधारित शिक्षा देना है इसमें, रुचि के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करना है, और रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना है, जिज्ञासा की संतुष्टि प्रदान करना है, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर अधिक बल देना है। वहीं संवेगों के प्रदर्शन का अवसर देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें स्नेहयुक्त व्यवहार करना है। अब है किशोर अवस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, जीवन का सबसे कठिन काल है ये। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है, और किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, और द्रुत एवं तीव्र विकास का ये काल कहलाता है। अटपटी अथवा समस्याओं की आयु कहा जाता है इसको, और स्वर्ण काल भी इसी को कहा जाता है। बसंत ऋतु भी कहा जाता है, और संवेगात्मक परिवर्तन का काल है ये, और टीन एज, ब्यूटी एज इसी को कहा जाता है। सुखद एवं दुखद अवस्था ये दोनों होता है। सामाजिक समस्यात्मक अवस्था होता है ये, और सामाजिक अनुमोदन की अवस्था होता है। देखिए, किशोर अवस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियर से हुई है, और जिसका अर्थ है वृद्धि या परिपक्वता की ओर बढ़ना। वहीं क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की भावी आशा है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। वहीं किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आगे है जर्सिल्ड के अनुसार बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना ही किशोर अवस्था है,
और सामान्य अवधारणा है कि किशोर अवस्था सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था है। हेडी कमिटी का संबंध किशोर अवस्था से है, याद रखिएगा। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टेनले हॉल हैं। अब है किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत। इसको त्वरित विकास का सिद्धांत कहते हैं। स्टेनले हॉल के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत, और हॉल के शब्दों में किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन आकस्मिक और एकदम होते हैं तथा इनका अपने पूर्व काल से कोई संबंध नहीं होता है। और किशोरों में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास एकदम छलांग मारकर आते हैं। आइए देखते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत इसी को कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत। और ये प्रतिपादन इसका किंग्स, हॉर्लिंग, बर्थवर्थ, थॉर्नडाइक थे। और इनके अनुसार किशोर अवस्था में होने वाला विकास धीरे धीरे क्रमशः और निरंतर होता है। किंग्स के शब्दों में जिस प्रकार एक ऋतु के पश्चात दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा दूसरी ऋतु के लक्षण प्रथम ऋतु की अंतिम अवस्था में प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार बाल अवस्था के अंतिम चरण में किशोर अवस्था के लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या है? तो देखिए, चहुमुखी विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास अर्थात तर्क, वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना आदि इसमें विकास होता है। स्वतंत्र सोच का विकास होता है इसमें, और आत्म स्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या होती है। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आती है। संवेग प्रकटीकरण में अस्पष्टता होती है। संवेगात्मक परिवर्तन अधिक होता है और सुखद एवं आनंद की चाह होती है इसमें। नेतृत्व अथवा विधायकता का विकास होता है। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति अधिक होती है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है और मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना अधिक होती है। वहीं देख सकते हैं रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता होती है और समाज सेवा की भावना का विकास होता है। आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है इसमें। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास अधिक होता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति अधिक होती है और कल्पना का बाहुलताएं होती हैं। वहीं काम भावना का विकास, सिगमंड फ्राइड के अनुसार इसमें काम भावना का विकास होता है। अपराध प्रवृत्ति का विकास इसी में होता है। स्थिति तथा महत्व की अभिलाषा होती है इसी में, और व्यवसाय चुनाव की चिंता होने लगती है। सामाजिक अनुमोदन की अवस्था इसी में होती है। अब किशोर अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था। तो देखिए, किशोर अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था, शारीरिक विकास होता है, खेलकूद व व्यायाम की व्यवस्था करना है इसमें। मानसिक व सामवेगिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत आदि की व्यवस्था होती है। व्यावसायिक निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन की शिक्षा देनी होती है। नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। आगे उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, इसमें प्रोजेक्ट विधि का भी प्रयोग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा होती है इसमें, और यौन विकास हेतु शिक्षा प्रदान करना होता है। अभी और बहुत कुछ बाकी है इसमें, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। वीडियो लंबी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ, शारीरिक विकास इसी में होता है। इसका शारीरिक विकास, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास होता है। लंबाई जन्म के समय 19.5 इंच होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों से 0.5 इंच ज़्यादा होती है। वजन जन्म के समय 7 से 8 पौंड लगभग 3.60 किलोग्राम होती है। और जन्म के प्रथम 2 सप्ताह में शिशु का वजन घटता है तथा उसके बाद 2 वर्ष की अवधि तथा तीव्र गति से बढ़ता है। मस्तिष्क, जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 360 ग्राम होता है और जन्म के समय मस्तिष्क तथा पूरे शरीर का अनुपात 1:4 होता है। चलिए, इसको मिटाता हूँ। मांसपेशियां, जन्म के समय मांसपेशियां पूरे शरीर को 23 से 25% होती है, पूरे शरीर की मांसपेशियां। और हड्डियां, जन्म के समय हड्डियां 270 होती हैं और हड्डियों का दृढ़ीकरण पहले लड़कियों में होता है। और दांत, अस्थायी दांत 6 या 7वें महीने में आते हैं और अस्थायी दांत 5 वर्ष में आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और अस्थायी की 20 होती है और अस्थायी की 32 होती है। हृदय की धड़कन जन्म के समय 140 प्रति मिनट होती है और शिशुअवस्था के अंतिम समय में 10 प्रति मिनट होती है और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट होती है, जबकि लड़कियों में 70 प्रति मिनट होती है। चलिए, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? तो इसमें भार होता है 36 किलो से 43 किलो के बीच
ठीक है। और लंबाई 42 से 55 इंच तक होती है और इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई ज़्यादा होती है। सिर जो है 10 वर्ष में बालक का सिर 95% विकसित हो जाता है और सिर का भार 1260 ग्राम हो जाता है। हड्डियां 270 से बढ़कर 350 हो जाती है और दांत 28 दांत निकल आते हैं। यह शारीरिक वृद्धि की दृष्टि से मंद अवस्था होती है, परंतु सर्वाधिक क्रियाशीलता की अवस्था है। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है? तो किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की शुरुआत यौन अंगों से परिपक्वन होती है और इस अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन छलांग मारकर आते हैं। और लड़कियां 12 से 16 वर्ष की उम्र में इसी उम्र के लड़कों की अपेक्षा औसतन अधिक लंबी होती हैं तथा शरीर का वजन भी अधिक होता है, परंतु 16 साल के बाद लड़कों का वजन समान उम्र की लड़कियों से अधिक होता है और यह अंतर जिंदगी के बाकी सालों में भी ऐसा ही बना रहता है। इस अवस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, हड्डियां 206 हो जाती हैं और हृदय गति आपका 72 प्रति मिनट हो जाती है। लंबाई लड़कों की 66 इंच व लड़कियों की 60 इंच होती है और दांत सभी अस्थायी आ जाते हैं। अब है मानसिक विकास। मानसिक विकास के तत्व हैं संवेदन, स्मरण, चिंतन, बुद्धि, निरीक्षण, कल्पना, निर्णय, प्रत्यक्षीकरण और रुचि। अब देखिए शिशुवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो शिशुवावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और दूसरा सप्ताह में शिशु प्रकाश व बड़े आकार की वस्तु को देखना प्रारंभ करता है और दूसरा माह शिशु ध्वनियों की ओर देखने लगता है और तीसरा माह शिशु माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। अब दूसरा वर्ष बालक का शब्द 100 से 200 तक हो जाता है और 5 वर्ष बालक जटिल वाक्य बोलना प्रारंभ करता है। सहज प्रवृत्तियों पर आधारित विकास होता है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति के द्वारा विकास होता है। कल्पना शक्ति द्वारा इसमें विकास होता है। बाल अवस्था में मानसिक विकास, तो देखिए बाल अवस्था में मानसिक योग्यताओं में अधिक प्रवृत्ति होती है। बालक चित्र 6ठा वर्ष में बालक चित्र की वस्तुओं का वर्णन करने लगता है और 7वां वर्ष बालक साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। 9वां वर्ष बालक दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष तथा सिक्के की पहचान करना सीख जाता है और 11वां वर्ष बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तर्क व स्मरण शक्ति द्वारा मानसिक विकास होता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के द्वारा विकास होता है। सामाजिकरण द्वारा मानसिक विकास होता है। जिज्ञासा की प्रबलता द्वारा विकास होता है और जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव से लिखता है। अब किशोर अवस्था में मानसिक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। हरलॉक के अनुसार 15 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं। जोन्स के अनुसार 16 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष तक की बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। स्मृति एवं कल्पना शक्ति का सर्वाधिक विकास होता है और विशेष रुचियों का विकास होता है। इसमें तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब है सामाजिक विकास। इसमें एक चीज और है, तीव्र भावुकता का विकास होता है। सामाजिक विकास में आता है कि हरलॉक के अनुसार कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, बल्कि समाज के संपर्क में आने का कारण उसमें सामाजिकता के गुण विकसित होते हैं। अब है आगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति मानव के रूप में परिवर्तन होता है। शिशुवावस्था में शिशु का सामाजिक विकास अपने माता पिता एवं निकट संबंधियों के द्वारा होता है और वास्तव में सामाजिकरण की प्रक्रिया बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। जब बालक अपने समूह, मित्र मंडली, रिश्तेदारों, विद्यालयों आदि के संपर्क में आता है, जिसके कारण उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया विकसित होती है तथा मनुष्य में सर्वाधिक सामाजिक विकास किशोरावस्था के दौरान होता है। जब उसका वास्तविक की जगत से सामना होता है तथा शिक्षा, करियर, शादी एवं अन्य सामाजिक संबंधों एवं संपर्कों के कारण उसमें वास्तविक रूप से सामाजिक विकास होता है। शिशुवावस्था से बाल्यावस्था में तथा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में सामाजिकता का क्रम बढ़ता है। अब है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास बालकों का महत्वपूर्ण विकास में है क्योंकि इस पर अन्य दूसरे तरह का विकास सीधे आधारित होता है। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालकों में उनकी मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं के समन्वित कार्य द्वारा अपनी सारी क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से होता है। क्रियात्मक व्यवहार के भिन्न भिन्न प्रकार जैसे घुटने के बल चलना, पैर के बल चलना, दौड़ना, उछलना आदि आता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रियात्मक विकास के चरण है। ठीक है।
अब हम लोग कल देखेंगे संवेगात्मक विकास, जो आपकी वीडियो के लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ये बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।